काहू टून्स। ये कहानी है हीरापुर गांव की। इस गांव में सरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। सरजू का स्वभाव काफी अच्छा और मिलनसार था। वो हर किसी की मदद किया करता था। गांव में ठंड अपनी चरम सीमा पे थी। बाकी गांव वालों ने अपने घर पक्के करा लिए थे, लेकिन सरजू की झोपड़ी ऐसे ही ठंड में ठिठुर रही थी। क्या जी, आपको जरा भी तरस नहीं आता हम पर? अरे कम से कम मेरा नहीं तो हमारे बच्चों का तो सोच लो। बाहर इतनी ठंड पड़ रही है और हम इस झोपड़ी के भरोसे कैसे ठंड बिता पाएंगे? पूरे गांव के जैसे आप भी एक पक्का मकान क्यों नहीं बनवा लेते? भाग्यवान, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बाकी लोगों की तरह पक्का घर बनवा पाऊँ। मैं कुछ नहीं जानती। इतनी भयानक ठंड ये झोपड़ी नहीं रोक पाएगी। बाहर से ज्यादा ठंड तो अब हमारे घर के अंदर लग रही है। ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना इतनी ठंड से तो हम प्राण ही त्याग देंगे। ऐसे मत बोलो। तुम सबकी फिक्र मुझे भी है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं है। हमें इस झोपड़ी में ही गुजारा करना पड़ेगा। सुनिए ना, आप राजा जी के पास जाकर हमारी परेशानी सुना दें। क्या पता राजा जी हम पर तरस खाकर हमारा घर पक्का बनवा दें। ठीक है, मैं एक बार जाकर यह प्रयास भी कर लेता हूँ। सरजू अपने परिवार की फिक्र सर पे उठाए राजा के दरबार में पहुंचता है कि शायद राजा उसकी गुहार सुन ले और उसकी झोपड़ी पक्की बनवा दे। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। इस गांव में मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है। आपको पता है कि ठंड का महीना सर पर है। मेरी पत्नी और एक छोटा सा बच्चा है और मेरी झोपड़ी इस ठंड को रोक नहीं पा रही है। मुझे और मेरे परिवार को ठंड से काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। मैं आपसे यह विनती करने आया हूँ कि कृपा करके आप पक्का मकान बनवाने में मेरी कुछ मदद कर दें, जिससे मैं और मेरा परिवार इस भीषण ठंड में जीवित रह पाएं। क्या गरीब किसान, तुझे क्या लगता है तेरी ये बात सुनकर मैं तेरे लिए पक्का घर बनवाऊंगा? अगर ऐसे ही मैं सबके पक्के घर बनवाने लग गया तो मैं जल्द ही तेरी झोपड़ी में आ जाऊंगा। चल निकल यहाँ से, और आगे से ऐसी गुहार लेकर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। महाराज, ऐसा ना बोलिए। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। तू यहाँ से जाएगा या सैनिकों से बोलकर तुझे धक्का देकर निकलवाऊं? सरजू उदास मन लिए महल से घर की ओर लौट जाता है। क्या हुआ जी? क्या बोले राजा? क्या ही बोलेंगे, उनको अपनी प्रजा की चिंता थोड़ी है। सरजू की ये बात सुन उसकी पत्नी भी निराश होकर बैठ जाती है। तभी बाहर से एक आवाज आती है। अरे, इस घर में कोई है क्या? हाँ बाबा जी, बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बच्चों, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ। मुझे विश्राम की आवश्यकता है। संध्या भी हो गई है और इतनी ठंड भी पड़ रही है। अगर तुम मुझे अपनी झोपड़ी में जगह दे दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी रहूंगा। सरजू और देवी बाबा को मना नहीं कर पाते और उनको अपनी झोपड़ी में विश्राम करने की जगह दे देते हैं। सरजू और देवी काफी लगन से साधु बाबा की सेवा पानी करते हैं। थोड़ी देर में साधु बाबा एक खाट पर सो जाते हैं। इधर साधु बाबा को ठंड न लगे, इसलिए सरजू और देवी उनके पास में बैठकर पूरी रात आग जलाते रहते हैं, जिससे साधु बाबा आराम से सो सके। अगले सुबह साधु बाबा की आंख खुलती है और वो देखते हैं कि सरजू और देवी आग के आगे बैठकर आग जला रहे थे। उनकी ये तपस्या और सेवा देखकर साधु बाबा प्रसन्न होते हैं। मेरे बच्चों, आज जो तुमने मेरी सेवा करी है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। जाओ बच्चों, जाओ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी झोपड़ी में कभी भी ठंड प्रवेश नहीं कर पाएगी। चाहे बाहर कितनी भी अधिक ठंड हो, पर तुम्हारी झोपड़ी सदैव गर्म रहेगी और इस झोपड़ी में जो भी आएगा उसे कभी ठंड नहीं लगेगी।
साधु बाबा के आशीर्वाद के साथ वो झोपड़ी गर्म हो जाती है और अब सरजू और देवी को एक आराम की अनुभूति होती है, मानो अचानक से ठंड का मौसम ही चला गया। ये देख सरजू और देवी खुश हो जाते हैं। ये बोलकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। साधु बाबा के आशीर्वाद के कारण अब सरजू की झोपड़ी हर समय गर्म रहने लगी। वह उस झोपड़ी के अंदर सरजू का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। अब सरजू को किसी पक्के मकान की जरूरत नहीं थी। अब सरजू की झोपड़ी ही किसी पक्के मकान से अधिक आरामदायक हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सरजू का परिवार अब आराम की जिंदगी बिता रहा था। लेकिन एक दिन उनके राज्य की राजकुमारी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वैद्य को महल में बुलवाया जाता है। वैद्य जी, मेरी बेटी को क्या हुआ है? महाराज, राजकुमारी को ठंड लगी है और ये ठंड उसके शरीर में रम चुकी है। अगर आपको अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसको ठंड से बचाना होगा। वैद्य जी, मैं राजकुमारी को ठंड से बचाने के लिए सभी प्रयास कर चुका हूँ। आप कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे वो ठीक हो जाए। महाराज, मैं राजकुमारी को सभी प्रकार की औषधियां पिला चुका हूँ, लेकिन राजकुमारी पर इनका कोई असर नहीं हो रहा है। अब एक ही उपाय है महाराज इनकी ठंड दूर करने का, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। नहीं वैद्य जी, ऐसा ना बोलें। मैं हर काम करूंगा। आप कोई रास्ता बताएं। एक रास्ता है महाराज। आपके राज्य में एक सरजू नाम का व्यक्ति रहता है। मैंने सुना है कि उसकी झोपड़ी जादुई है। एक साधु के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी में कभी ठंड नहीं घुसती। अगर राजकुमारी को वहां ले जाया जाए तो उनकी ठंड दूर हो जाएगी महाराज, और उनकी जान भी बच जाएगी। ठीक है। वैद्य की ये बातें सुन के राजा राजकुमारी को लेकर सरजू के पास पहुंचता है। सरजू, आज एक राजा नहीं बल्कि पिता तुम्हारे पास आया है। मेरी बेटी को बचा लो। मेरी बेटी को ठंड लगी है और वैद्य ने कहा है कि तुम्हारी झोपड़ी में अगर वह थोड़ी देर बैठ जाएगी तो उसके शरीर से ठंड दूर हो जाएगी। महाराज, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हाथ मत जोड़िए। सरजू राजकुमारी को लेकर अपनी झोपड़ी में बैठा देता है। झोपड़ी की जादुई शक्तियों के वश से थोड़ी देर में ही राजकुमारी के शरीर से ठंड बाहर निकल जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अपनी बेटी को ठीक होते देख राजा सरजू के पैरों पर गिर जाता है। सरजू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। तुम जब मेरे पास मदद के लिए आए थे तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, पर आज तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। सरजू राजा को माफ कर देता है। राजा भी राजकुमारी को लेकर खुशी खुशी महल चला जाता है। अब सरजू भी आराम से अपनी झोपड़ी में ठंड के मौसम का आनंद लेता है। याहू टून्स।